Hello everyone, this is Ria and I welcome or maybe welcome you back to my channel. In this video we are going to cover up the third market form which is monopolistic competition. हमने फर्स्ट वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन कर लिया है, सेकंड वीडियो में मोनोपोली कर लिया है. अब इस थर्ड वीडियो में हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करेंगे जो कि साउंड करता है जैसे मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के मिक्सचर के जैसा. वो अभी हम देखते हैं इधर. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होती है? ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर there are a large number of firms. There are a large number of firms which sell closely related but differentiated products. ये ऐसे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं लेकिन अलग होते हैं. मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनकी प्रोडक्ट्स में. फॉर एग्जांपल सोप का बेसिक फंक्शन बॉडी को क्लीन करना है और सोप्स मोस्टली एक जैसी होती है, बट वो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को हल्का सा चेंज कर देते हैं. किसी की कलर, किसी का फ्रेग्रेंस, किसी का शेप या साइज या व्हाटएवर. तो उससे वो है तो क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंस आ जाता है प्रोडक्ट में. ऑल्सो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितनी फर्म्स थी उनसे फिर भी कम होती हैं यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स. अब हाँ, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सोप्स एंड टूथपेस्ट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के. अब हम पढ़ेंगे फीचर्स इसके फीचर्स में भी इम्प्लीकेशंस होती हैं, बट यहाँ पर मैंने इम्प्लीकेशंस को शॉर्ट में लिखा हुआ है बिकॉज आई रियलाइज कि क्विक रिविजन के लिए तो ज़्यादा बड़े आंसर्स ना ही लिखूं. तो 7 फीचर्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के. द फर्स्ट फीचर बीइंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ लिया कि ज्यादा सेलर्स होते हैं इस मार्केट सिचुएशन में. तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है? इसका इम्प्लीकेशन है कि उनका बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइस पर. सी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, कुछ ज्यादा ही होते हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उतने नहीं होते. तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में उनका बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है मार्केट में. वो एक सेलर, 2 सेलर कर ही नहीं सकते इन्फ्लुएंस किसी भी चीज को. लेकिन इधर इतने ज्यादा भी नहीं है सेलर्स, तो लिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइस पे. ये इसकी इम्प्लीकेशन है. नाउ द सेकेंड फीचर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. यहाँ पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती है, यानी कि प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. तो क्योंकि प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है तो ये डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं. यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं होती यहाँ पर. थर्ड फीचर है सेलिंग कॉस्ट. अब सेलिंग पे बहुत जोर दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशंस पे, तो इनकी सेलिंग कॉस्ट हाई होती है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स की सेलिंग कॉस्ट हाई होती है. फोर्थ फीचर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. एंट्री और एग्जिट की फुल फ्रीडम है जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में थी. तो सेम फीचर का सेम इम्प्लीकेशन होगा, ऑपोजिट फीचर का ऑपोजिट इम्प्लीकेशन होगा. अब ये मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ इधर. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. सी, सपोज ये हमारी मार्केट है और इस मार्केट में काफी सारे सेलर्स हैं, नॉट एज मेनी एज परफेक्ट कंपटीशन बट सपोज यहाँ सारे सेलर्स हैं. अब इनमें से मान लो 3 सेलर्स ने मार्केट छोड़ दी, ये एग्जिट कर गए क्योंकि पूरी फ्रीडम है, वो आराम से एंट्री कर सकते हैं, आराम से एग्जिट कर सकते हैं. तो इन्होंने मार्केट छोड़ दी. अब जैसे ही इन्होंने मार्केट छोड़ी तो डिमांड तो सेम थी, डिमांड तो उतनी ही रहेगी, लेकिन सप्लाई जो है सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, है ना. और जैसे ही सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या होगा? शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं. सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा ना. क्यों बढ़ेगा प्राइस? क्योंकि बायर्स को खरीदना है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिमिटेड है, तो वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार होंगे, इसलिए प्राइस इंक्रीज हो जाएगा.
अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होगा कि उनका प्रॉफिट जो है, इंडिविजुअल फर्म्स का प्रॉफिट वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जैसे प्राइस इंक्रीज होगा तो उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा और उनको होने लग जाएंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल ए प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होने लग जाएंगे। दो तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि फर्म को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, मतलब बिल्कुल मिनिमम, बेयर मिनिमम होता है कि फर्म सस्टेन कर सके उतना प्रॉफिट। उससे ऊपर जाएगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लग जाता है, तो जैसे ही आउटसाइडर्स देखेंगे, सपोज यहाँ पर कोई 3 आउटसाइडर्स हैं, इन्होंने देखा कि इस फर्म में, इस मार्केट में फर्म्स को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अट्रैक्ट होंगे इस मार्केट की तरफ और वो क्या करेंगे, अपने रॉ मटेरियल्स लेके आ जाएंगे इस मार्केट के अंदर, क्योंकि इन्हें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था। अब ये जैसे ही एंटर करेंगे तो अब हम लॉन्ग रन देखने लग जाते हैं। लॉन्ग रन में क्या होगा कि वापस से सप्लाई उतनी ही हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होके वापस उसी लेवल पे आ जाएगा और प्रॉफिट भी जो है, वो पहले जो प्रॉफिट बढ़ा था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में इनका एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, लॉन्ग रन में होता है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस। सो दिस वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन यू शुड लर्न फ्रॉम योर नोट्स और बुक्स और व्हाटएवर। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर ना बायर्स, सेलर्स को, सॉरी बायर्स को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। तो क्या होता है बेसिकली, जो फर्म्स हैं अब वो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे बहुत पैसा खर्च कर रही है। हमने पहले देखा कि सेलिंग कॉस्ट बड़ी लगती है लोगों की, तो जब ये सेलिंग कॉस्ट लगा के लोगों को बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा, हमारा प्रोडक्ट अच्छा, तो जो फर्म ये प्रूव कर पाएगी, ये एक आर्टिफिशियल सुपीरियोरिटी इस्टेब्लिश कर पाएगी कि हमारा प्रोडक्ट इज द बेस्ट, 9 आउट ऑफ 10 डेंटिस्ट्स रेकमेंड कोलगेट ओनली। तो ऐसे केस में क्या होगा, आर्टिफिशियल सुपीरियोरिटी इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। ऑल्दो प्रोडक्ट्स क्लोजली रिलेटेड हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स हैं, तो भी इन्होंने फॉल्स इमेज क्रिएट कर दी है अपने प्रोडक्ट की, जिससे कि लोगों को लग रहा है हाँ हाँ दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट। तो वो इसकी वजह से क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लोग अगर उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें तो सब टूथपेस्ट में ऑलमोस्ट सेम ही इंग्रेडिएंट होता है। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पेप्सोडेंट एंड कोलगेट। उनमें हाँ स्मेल में, टेक्सचर में देयर इज स्लाइट डिफरेंस, लेकिन टूथपेस्ट को, टूथपेस्ट जो चीजें बनाती हैं वो तो दोनों में सेम ही है ना। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज प्राइसिंग डिसीजन। अब प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है, किस प्राइस पे गुड को सेल किया जाएगा। ईच फर्म हैज पार्शियल कंट्रोल। इधर पार्शियल कंट्रोल है क्योंकि लिमिटेड कंट्रोल है, तो हर फर्म थोड़ा बहुत डिसाइड, मतलब थोड़ा बहुत उसका कंट्रीब्यूशन होता है इन डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस। नेक्स्ट नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पर प्राइस को ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती कंपटीशन में, इधर सेलिंग कॉस्ट पे फोकस किया जाता है, एडवर्टाइजिंग पे फोकस किया जाता है, क्योंकि मोस्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स ही है ना ये। अगर आप ज्यादा प्राइस इंक्रीज करोगे तो जो कंज्यूमर्स हैं वो दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे, तो प्राइस वॉर हो सकती है। आपने प्राइस कम किया, दूसरे फर्म ने देख के और कम कर दिया, फिर तीसरे ने और कम कर दिया, तो इससे प्राइस वॉर हो जाती है। इसलिए देयर इज नॉन प्राइस कंपटीशन। अब हम देखेंगे डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इधर भी वही है, नेगेटिवली स्लोप्ड है डिमांड कर्व। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अपना डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, क्योंकि प्राइस उधर कांस्टेंट रहता है, ये इसलिए था। और प्राइस कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक
डिमांड कर्व है, परफेक्ट इलास्टिसिटी है इधर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा। सो दैट इसकी वजह से डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और MR इज लेस देन AR। ये वही सेम बात है जो हमने मोनोपोली में पढ़ी थी कि एडिशनल यूनिट सेल करने से कम प्रॉफिट मिलेगा। क्यों कम प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि प्राइस कम चार्ज करोगे तो मार्जिनल रिवेन्यू कम होता है एवरेज रिवेन्यू से। अब हम कंपेयर करेंगे डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और राइट साइड में है मोनोपोली। एक्स एक्सिस पे है आउटपुट और वाई एक्सिस पे है प्राइस रिवेन्यू। तो सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व है ये और ये है मोनोपोली का डिमांड कर्व। डिफरेंस क्या है इधर? ये डिफरेंस है कि मोनोपोली में ये डिमांड कर्व थोड़ा स्टीपर है ना, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व फ्लैटर है। इधर कैसा है? फ्लैटर डिमांड कर्व है और उधर कैसा है? स्टीपर है। अब ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इधर क्या रोल है? अगर यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है, यहाँ पे हमारा प्राइस है और ऐसा डिमांड कर्व है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। अगर आप हल्का सा भी चेंज लाएंगे प्राइस में तो पूरी की पूरी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, जीरो हो जाएगी क्वांटिटी, या फिर कम किया है तो सारी की सारी क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। ये परफेक्ट इलास्टिसिटी है। डिमांड एकदम से फ्लक्चुएट करती है, लेकिन दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इनइलास्टिक है, आप प्राइस को कितना भी चेंज करें आपकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। तो अब जो कमोडिटी कम है उसका डिमांड कर्व स्टीपर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी कम है। इलास्टिसिटी क्यों कम है? क्योंकि सेलर एक ही है ना, और जिस प्रोडक्ट के ज्यादा सेलर्स अवेलेबल हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है ना स्विच करने का। इधर उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, मोनोपोली में वो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए उनका डिमांड कर्व थोड़ा सा इनइलास्टिक होता है, उनके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सब्स्टिट्यूट उनके पास अवेलेबल है, तो इसलिए इनका डिमांड कर्व इलास्टिक होता है। इलास्टिक होगा तो थोड़ा फ्लैटर रहेगा। So this was the difference between the two market forms and the reason difference ka. So here we have covered up the monopolistic market. Next video mein hum karenge oligopoly. That would be the last video for this chapter. If you found this video helpful, kindly share this video with your friends and subscribe too. Thank you.